एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम सेक्शन 34 आईपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से पूछा जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर हमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। सेक्शन 34 जो सामान्य आशय के बारे में बात करता है, कॉमन इंटेंशन की, आज हम इसी को केस लॉ के साथ डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब 1 बाय 1 केस लॉ के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी का सेक्शन 34, जो कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय की बात करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आईपीसी में सेक्शन 34 क्या कहता है। तो सेक्शन 34 ये कहता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य, जब कोई आपराधिक कार्य यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस काम के लिए इसी तरह से लायबल होगा मानो वो काम उसने अकेले ने किया हो। तो ये कहता है हमें सेक्शन 34। इसके बाद अब हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 34 देखिए जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, यानी एक संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के बारे में हमें बताता है। यदि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी काम को संयुक्त होकर करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस काम को व्यक्तिगत रूप से किया है। संहिता के निर्माताओं ने इस धारा को उन मामलों में निपटारे के लिए बनाया है जिनमें हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को निश्चित रूप से अलग करना मुश्किल होना लगता है या मुश्किल प्रतीत होता है। आगे बढ़ने से पहले हम सेक्शन 34 की कुछ बातों पर गौर करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सेक्शन 34 जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो वो संयुक्त रूप से किया जाए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति उस कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए कोई क्रिमिनल एक्ट करता है वो उसमें पर्सनली रूप से जो है वो दायित्वाधीन होगा, है ना। पर्सनली ये समझा जाएगा कि उसी अकेले ने वो क्रिमिनल एक्ट किया है। इसके अलावा इसमें जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, वो ये है कि इसमें एक लाइन हमने पढ़ी कि अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये इसमें पहले नहीं जोड़ी थी, ये मूल संहिता में हमारे नहीं थी, बल्कि 1870 में संशोधन करके इसको हमारे सेक्शन 34 आईपीसी में जोड़ा गया। तो ये चीज़ 2-3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत ध्यान रखना है कि सेक्शन 34 जो है वो जॉइंट लायबिलिटी पर आधारित है। अब इस सेक्शन की शर्तें, अगर कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग या लंबा हो जाता है तो उसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसकी शर्तें पढ़ें, है ना। उसके जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसके एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं, और अगर हम सेक्शन की जगह उसके एलिमेंट्स लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हम एलिमेंट्स लिखें या पूरा का पूरा एज इट इज़ जैसा सेक्शन दिया गया है बुक में या बेयर एक्ट में हम वो लिखें, तब भी वही मतलब होगा। तो यहाँ पे इजीली किसी चीज़ को समझने के लिए हम उसकी शर्तें देख लेते हैं। सबसे पहली जो शर्त है सेक्शन 34 की वो है एक क्रिमिनल एक्ट, एक आपराधिक कार्य। एक आपराधिक कार्य हो तभी जो है ये सेक्शन 34 ज़रूरी होगा। कार्य नहीं है, बल्कि केवल कार्य से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक कार्य एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। एक से ज़्यादा व्यक्ति मतलब एक अकेला पर्सन तो कर नहीं सकता ना कोई भी क्राइम, चाहे वो अगर कॉन्स्पिरेसी का हम एग्जांपल ले तो कॉन्स्पिरेसी भी 2 लोग मिलकर ही करेंगे। तो सेक्शन 34 के बारे में भी यही कहा गया है कि जो कॉमन इंटेंशन होगी उसको अग्रसर करने में एक से ज़्यादा लोग चाहिए। अब एक बार प्री की जुडिशरी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी मुझे स्टेट का नाम ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से स्टेट के प्री की जुडिशरी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन के लिए कितने लोग चाहिए। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि हाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए कॉमन इंटेंशन के लिए, तो आप इजीली इस आंसर को जो है वो टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों की यहाँ पे बात हो रही है। भले ही क्लियरली आपको सेक्शन में ये चीज़ लिखी ना मिले, वहाँ पे कई व्यक्तियों वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कई व्यक्तियों का मतलब हो गया एक से ज़्यादा व्यक्ति। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि आपराधिक कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो, यानी कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए ही वो काम किया गया हो। 4th पॉइंट ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच में सामान्य आशय जो है वो पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब कि ये एक प्री मेडिटेटेड प्लान होना चाहिए। पहले से उन्होंने
इसे प्लान किया हो जो वो करना चाह रहे हैं। तो ये इसका चौथी शर्त हो गई, इसका फोर्थ एलिमेंट हो गया। इसके बाद फिफ्थ जो है वो ये कहता है कि अपराध के जितने भी अभियुक्त हैं, जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल हैं, वो किसी ना किसी तरह से उसमें शामिल होने चाहिए। तो उनका शामिल होना ज़रूरी है ना, किसी भी किसी तरीके से, भले ही किसी ने छोटा सा काम करके उसमें शामिल हुआ हो, किसी ने बहुत बड़ा काम करके उसमें शामिल हुआ हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन्होंने उसमें सहयोग किया हो, उसमें वो शामिल हो। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। केस लॉ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कह लीजिए। कभी कभी केस लॉ ही आपसे ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं इस सेक्शन के। तो अब हम सेक्शन 34 के जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था। पहला केस आता है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इस मामले में अपीलकर्ता को, यानी जिस व्यक्ति ने कोर्ट में अपील की थी उसे कहते हैं अपीलकर्ता, उसको आईपीसी की धारा 302 और 34 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और 302 हो गई आपकी मर्डर की। तो मर्डर के तहत और सेक्शन 34 यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी में, इसके तहत अभियुक्त को, उसे एक अभियुक्त घोषित किया गया था। मतलब उसको एक तरीके से माना गया था कि उसने मर्डर में भी साथ दिया है और 34 के तहत कॉमन इंटेंशन में उसने काम किया है, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर एक सब पोस्ट मास्टर की हत्या कर दी थी। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कुछ तर्क कोर्ट को दिए। उसने कहा, सबसे पहला जो उसने तर्क दिया कि वो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था, उसने सब पोस्ट मास्टर पर गोली नहीं चलाई थी। पहला तर्क तो उसने ये दिया कि जी मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने उसकी हत्या नहीं की। तो बाहर खड़े होने का उसने तर्क दिया। सेकंड पॉइंट जो उसने बताया अपने पक्ष में कहा, उसने कहा कि लूटने के बाद वो दूसरों का साथ देने पर उसे मजबूर किया गया था, है ना, उसको फोर्स किया गया था कि वो उनका साथ दे जो हत्यारे थे। मृतक को मारने का उसका कोई आशय नहीं था, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन उसे मजबूर किया गया था उनका साथ देने के लिए। कोर्ट ने मामले में जजमेंट देते हुए कहा कि वे लोग जो धारा 34 के अंतर्गत अपराध में सहयोगी माने जाते हैं, वे लोग भी जो केवल बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो बाहर इसलिए खड़ा था ताकि वो दूसरे अभियुक्तों को खतरे की चेतावनी दे सके, उनको एक तरीके से इस बारे में इन्फॉर्म कर सके कि अब पुलिस आ रही है या अब हमें भागना चाहिए, ठीक है, हम पकड़े जाने वाले हैं। तो एक तरीके से कोर्ट ने इस केस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, अगर सेक्शन 34 की बात आती है, कॉमन इंटेंशन की बात आती है, तो केवल वही व्यक्ति दायित्वाधीन या लायबल नहीं होंगे जो उस क्रिमिनल एक्ट को करते हैं, बल्कि जो किसी ना किसी रूप में उसमें शामिल हैं वो भी इसमें दायित्वाधीन या लायबल होंगे। जैसे अभी हमने एक और पॉइंट ऊपर पढ़ा था कि किसी ना किसी रूप में शामिल होना ज़रूरी है, चाहे वो भले ही उसकी हेल्प कर रहा हो, उसकी मदद कर रहा हो या उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, है ना, तो किसी ना किसी रूप में शामिल होना ज़रूरी है। तो इस केस में कोर्ट ने उसी पॉइंट को क्लियर किया, उसी पॉइंट को डिस्कस किया कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बाहर रहकर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था, लेकिन वो क्यों कर रहा था वेट, ताकि वो उनको खतरे की सूचना दे सके। तो इट मीन्स वो भी इसमें शामिल था, इसलिए उसे भी हत्या का दोषी ही ठहराया था और 34 के तहत उसे भी लायबल माना गया। तो इस तरह से इस केस में कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी। सेकंड केस आता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसे हम सिंधु नदीवाद के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत फेमस है और ये भी एग्जाम में एक बार प्री के जुडिशरी में आया हुआ है कि कौन सा केस है 34 पे जो कॉमन इंटेंशन का केस है जिसे सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस का नाम हमें ध्यान रखना है। अब इस मामले में न्यायालय ने सेक्शन 34 के कुछ मार्गदर्शक यानी कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि सेक्शन 34 को लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कोर्ट ने बताया वो कहा कि सेक्शन 34 में अभियुक्त को दंडित करने के लिए उसके द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए किया गया हो। सबसे पहले अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो कॉमन इंटेंशन में को फॉलो करते हुए किया गया, सबका एक जैसा आशय होना चाहिए। दूसरा, अभियुक्त के मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए, यानी कि वो हामी भरते हो उस काम को करने के लिए, है ना, वो हाँ कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए। तीसरा, घटना से पहले एक योजना बनाने की बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, प्री मेडिटेटेड प्लान, है ना, पहले योजना बनाओ, प्लान बनाओ, तब उन्होंने उस काम को किया हो। और चौथा पॉइंट है धारा 34 की शब्दावली में जो सामान्य आशय, यहाँ पे आशय है, जो सामान्य आशय को तब तक निश्चित नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि मामले में की परिस्थितियों में ये निर्धारित ना किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट जो हैं कोर्ट ने इस केस में बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट केस है, महबूब शाह वाला केस भी और बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस भी। इसके बाद आता है थर्ड केस का नाम है ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
इस मामले में न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के संबंध में जो सामान्य आशय की बात हो रही है, जो घटना स्थल पे भी वो उत्पन्न हो सकता है, यानी जिस कॉमन इंटेंशन की बात हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे घटना घटित होने वाली हो, जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्ट होने वाला हो, वो उस मेन पॉइंट पे भी उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पे भी उनका मस्तिष्क जो है वो, मतलब उनका जो माइंड सेट है वो बन सकता है कि हाँ, अब हमें ये क्रिमिनल एक्ट करना है। तो घटना स्थल पे भी हो सकता है जहाँ पे घटना घटित हुई हो। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है ए वेंकैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के अंतर्गत जो सह अपराधी होते हैं, है ना, सह अपराधी जो अपराध में मिलकर अपना सहयोग करते हैं, अगर उसमें से एक को दोष मुक्त कर दिया जाए, मान लीजिए एक को कोर्ट ने दोष मुक्ति दे दी कि नहीं ये इस एक्ट में शामिल नहीं था, उसको उसके सज़ा को माफ़ कर दिया, तो अन्य अपराध जो अन्य व्यक्ति हैं वो अन्य अपराध में, उस अपराध में अपने आप ही मुक्त नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट ने एक को इसमें एक्विट कर दिया, एक को दोष मुक्ति दे दी तो सबको दोष मुक्त कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दी। इसके बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट केस है पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पर जब एक से ज़्यादा व्यक्ति को मारने के लिए प्रहार करते हैं, मतलब एक पर्सन है, उस पर बहुत सारे लोग आकर हमला करते हैं उसे मारने के इरादे से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वे सभी उसे मारना ना चाहते हो, कोई एक केवल गंभीर चोट पहुंचाना चाहता हो। तो कोर्ट ने यही कहा। तो इस मामले में न्यायालय ने जो अभियुक्त था उसकी सज़ा को इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि अभियोजन यानी कि जो प्रोसिक्यूशन थे वो ये सिद्ध नहीं कर सके कि हत्या जो है वो सभी अभियुक्तों के कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के उद्देश्य से की गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सारे के सारे किसी पर अटैक कर रहे हैं किसी व्यक्ति को मारने के लिए तो सबका कॉमन इंटेंशन हो। अगर इस बात से ये प्रूव हो जाता है, कोई सबूत मिल जाता है कि नहीं, इसमें से एक पर्सन सिर्फ उसे गंभीर चोट पहुंचाना चाहता था, उसका मर्डर नहीं करना चाहता था, तो कोर्ट उसे माफ़ी दे सकता है। तो बेसिकली ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जितने भी केस लॉ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सब एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपने आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट केसेस मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में ले सकते हैं टेलीग्राम से। और इसके अलावा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम 1 बाय 1 केस लॉ के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे।